सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? सो होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज का अभी मीन्स जो कल हमने क्या पढ़ा था कि भाई स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होता है, कि उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उसका एक्टिविटीज़ देखे हमने। और उसके अंदर देखा कि उनके बीच में स्पेस होता है, बहुत छोटे होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखी कि जो कोई भी एक चीज़ है, कोई बुक्स है, पेन है, पेपर है, ग्लास, मोबाइल, एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द स्मॉल 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 पार्टिकल्स। ओके। तो अब सवाल आता है कि जो स्टेट ऑफ मैटर क्या है, मतलब वो किस फॉर्म में होंगे, ये और इट इज़ सॉलिड और लिक्विड और गैसेस, है ना। तो ये हम पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में, है ना। इस वाले टॉपिक में हम ये वाला पढ़ेंगे कि भैया जो पार्टिकल्स है, जो मैटर है, जिससे मीन्स फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जिस टाइप का मैटर होगा, मैटर का जो स्टेट होगा, उसी फॉर्म में उसके पार्टिकल्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसके पार्टिकल्स लिक्विड में हैं, लिक्विड लिक्विड फॉर्म में है और उसका जो स्टेट है, मैटर का स्टेट है, वो सॉलिड है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना। सो स्टेट ऑफ मैटर ऑल्सो द स्टेट ऑफ पार्टिकल्स, ये एक्चुअली सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई मीन्स ये प्रॉपर्टी नहीं है किसी चीज़ की, है ना। तो एक्चुअली जो पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये सॉलिड की बात कर रहा हूँ मैं। सॉलिड के अंदर उसके जो पार्टिकल्स हैं एकदम पास पास में होंगे, पास पास में एकदम, है ना। कुछ इस तरह बॉन्डिंग होगी इन लोगों की, क्यूब के फॉर्म में, है ना, क्यूब क्यूब के फॉर्म में, या तो फिर ऐसे हेक्सा के फॉर्म में भी होती है। इसको हेक्सा अरेंजमेंट बोलते हैं ना, इसको ऐसे हेक्सा अरेंजमेंट बोलते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि मैटर है जो मैटर है वो हमेशा कोई सॉलिड या सॉलिड, लिक्विड या गैस स्टेट में हो। बट अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज भी होगा। ओके। सो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो चेंजेस है वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। ओके। तो सॉलिड स्टेट के अंदर सबसे पहले एक्टिविटी, इसको समझाने के लिए एक एक्टिविटी दे दी है कि कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स: अ पेन, अ बुक, a needle and piece of a wooden stick, है ना, piece of the wooden stick. Sketch the paper of the above articles on your notebook by moving the pencil around them, है ना। क्या करो कि एक बड़ा सा पेज लो, उसके अंदर वुड, नीडल और पेन और बुक की स्केच बनाओ। तो आप देखना कि इन सारी की बाउंड्रीज अलग अलग होंगी, उसकी वॉल्यूम अलग अलग होंगी और इनके जो शेप्स होंगे वो अलग अलग होंगे। अब क्या करो कि भाई इन सारी चीज़ों को ना हैमरिंग करो, पुल करो, ड्रॉप करो। तो आपको पता चलेगा कि भैया किसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है। देखो, पेन अगर आप फेंकोगे वो टूट जाएगी, है ना। बुक फेंकोगे उसको नहीं फ़र्क पड़ेगा, नीडल फेंकोगे नहीं फ़र्क पड़ेगा, और वुडन ब्लॉक को फेंकोगे तो भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर तुम वुडन ब्लॉक को या नीडल को या पेन को अगर हैमरिंग करोगे तो वो टूट जाएगी, है ना। लेकिन बुक को कुछ नहीं, बिकॉज इस पार्ट्स पेपर्स और पेपर को ऐसा अक्सर कुछ होता नहीं। हाँ, लेकिन आप बहुत ज़ोर से या फिर ऐसा मीन्स फेंक दो फाड़ फूड़ के, तो फिर बुक को तकलीफ मीन्स क्या बोलते हो, फटेगी से। ओके। सो यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे लास्ट में कहा है कि ट्राई कंप्रेसिंग them by the applying force they are able to compress them, no, बिकॉज ये सॉलिड है ना। मैंने जिस तरह बताया कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम पास पास में होते हैं। 1 सेकंड। सॉलिड के जो पार्टिकल्स एकदम पास पास होते हैं, है ना। ये सॉलिड के पार्टिकल्स है। तो तुम इसको, जैसे कि ये मान लो ये सॉलिड है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स है। तो सॉलिड को अब तुम इससे ज़्यादा कंप्रेस कर ही नहीं सकते, है ना। बुक को आप कितना भी कंप्रेस कर लो, लेकिन वो उससे ज़्यादा प्रेस में होगा जितना उतना है। लेकिन अगर गैसेस फॉर्म है, अगर गैसेस फॉर्म में, तो वो हम देखेंगे। और अच्छा, सो ओके, वो गैसेस और लिक्विड का फॉर्म वो देखेंगे कि क्या वो कंप्रेस होगा या नहीं होगा। अगर कंप्रेस हो रहा है तो किस कंडीशन में हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, प्रेशर मेंटेन, वो सब सारी चीज़ें हम देख लेंगे। ओके। तो यहाँ पे जो कहा है कि भैया द कैपेबिलिटी ऑफ डिफ्यूजन, दीज आर द कैपेबल ऑफ द डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। अब डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर का कहने का सेंस ये है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इसके ये सॉलिड पार्टिकल्स है ना, तो सॉलिड पार्टिकल्स क्या अपने आप से दूर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, हमने लास्ट टाइम भी देखा। ओके। सो यहाँ पे क्या है कि ऑल अबाउट दिस एग्जांपल ऑफ द सॉलिड वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव द डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बॉर्डर्स एंड फिक्स वॉल्यूम। तो ये कहा है कि सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स बट इट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप
सो दे आर रिजिड। तो यहाँ पे कहा है कि सॉलिड आर द ब्रेक, मतलब आप उसे तोड़ सकते हो, आप मोबाइल को तोड़ सकते हो अगर आपने एक अंडर फोर्स, अच्छा फोर्स लगाया, फेंक दिया वगैरह, लेकिन उसका शेप चेंज करना, तोड़ना अलग चीज़ है और शेप चेंज करना अलग चीज़ है ना। जैसे कि मान लो एक वुडन पीस है, उसको आप काट सकते हो, तोड़ सकते हो, लेकिन उसका जो शेप है, अगर उसका क्यूब है तो उसको आप बॉल नहीं बना सकते, उसको राउंड शेप, सर्कल, स्पीयर नहीं बना सकते हो, है ना। सो इसी तरह दे आर रिजिड, सॉलिड्स आर रिजिड। तो ये एक सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है, द सॉलिड हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन दे सब्जेक्ट टू द आउटसाइड फोर्स, है ना। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई। जो सॉलिड की जो होती है कि वो डेफिनाइट शेप्स एंड फिक्स वॉल्यूम होती है और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। ओके, कंसीडरिंग द फॉलोइंग, what about the rubber band can change the shape or the scratching, is it solid, is it solid। तो सवाल आता है कि भैया जो रबर बैंड है वो चेंज शेप्स अंडर द फोर्स एंड रीगेन द शेप्स, यहाँ पे कहा है कि शेप्स व्हेन इट रिलीज इट, है ना, व्हेन इट रिलीज, यहाँ पे कहा है व्हेन इट फोर्स इज रिमूव। सो ये जो चीज़ है ना, ये अपने जो रबर वाली जो चीज़ है, रबर क्या है कि रबर इलास्टिक कंसिडर होता है, रबर इलास्टिक कंसिडर होता है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये वाला उसका क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका क्वेश्चन है ना। तो व्हाट अबाउट द शुगर एंड सॉल्ट व्हेन दे केप्ट अंडर द जार देन टेक अ शेप ऑफ द जार, सो दे आर सॉलिड। अब भैया जो सॉल्ट और शुगर वो क्या एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आप उसको जार में रख दो तो जार का शेप ले लेगा। और अगर जार मीन्स जो जार है कि उसके अंदर क्या है कि भाई जार के अलग अलग शेप होगी, वो जार के शेप में आ जाएगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो एज पार्टिकल मीन्स रिस्पॉन्स करेगा ना। अब कहा है कि व्हाट अबाउट स्पॉन्ज, इज इट सॉलिड येट इज एबल टू कंप्रेस इट, वाई। सो भैया जो सॉलिड है, सॉलिड के जो स्ट्रक्चर है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, तो सॉलिड जो स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज, उसको आप कंप्रेस इस वजह से कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी स्पेस होती है, और जब उसको कंप्रेस करते हो तो स्पेस कम हो जाती है ना। क्योंकि आपने देखा होगा कि स्पंज के अंदर आप पानी भरना बहुत आसान होता है, तो पानी को भिगो के आप कुछ साफ करते होंगे तो वगैरह आपने देखा होगा। द शेप ऑफ द ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड वेदर वी टेक इट आवर हैंड, पुट और प्लेट और इट इन जार। तो भैया जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं शुगर या सॉल्ट के, वो एज इट इज़ ही रहेंगे, बट जार के हिसाब से, प्लेट के हिसाब से, अपने हाथ के हिसाब से वो अलग अलग हो जाएगा, उसकी मीन्स उसकी जो दिखेगा हमको कि भैया इसका शेप चेंज वैसा नहीं है, ठीक है। स्पॉन्ज आर द हैज़ अ मिनट होल्स, उसके अंदर गैप होता है, एयर स्ट्रैप, उसके अंदर एयर होता है, तो भैया जब तुम दबाते हो तो एयर निकल जाता है, सीधी सी बात है ना। अब आता है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट कहता है कि भैया हम क्या करेंगे, एक्टिविटी कर लेंगे पहले तो, ताकि आपको समझने में क्लैरिफाई हो जाए, है ना। तो एक काम करो, कलेक्ट द वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक्स, है ना। कंटेन अ डिफरेंट शेप्स, put a 50 ml mark on this container using the measuring cylinder from the laboratory, है ना। What will happen if the liquid are the split in a 4? 50 ml of any liquid transfer into different container one by one. Does the volume remain same? तो भैया यहाँ पे आंसर आएगा नो। वॉल्यूम एक्चुअल में क्या है कि भैया एक स्टोरिंग कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल आप 50 ml पानी ले रहे हो, है ना। 50 ml पानी की वेट, अब ये ml नहीं है, वेट है, जो केजी और मीन्स ग्राम्स में हम कंसीडर करेंगे, है ना। तो उसका वजन, उसका वेट अलग होगा। 50 ml ऑयल का वेट अलग होगा पानी से, 50 ml मिल्क का वेट अलग होगा, 50 ml मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारे के वेट अलग होंगे, है ना। तो ml इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, लीटर इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे लिखने की, है ना। अगर वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो L होती है, L, और जो वेट, मास, है ना, मास की SI यूनिट होती है kg, है ना। और जो डेंसिटी होती है D, डेंसिटी को एक्चुअली रो से दिखाती है, ऐसे रो होता है ये, इक्वल टू मास
अपॉन वॉल्यूम, है ना, ये तुम पढ़ोगे। तो ये होता है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो भैया पानी की डेंसिटी तो 1 होती है, ऑयल की उससे थोड़ी कम, है ना, ऑयल की थोड़ी उससे कम, उस तरह। तो एज पर वेरिएशन ऑफ डेंसिटी द वेट विल ऑल्सो डिफरेंट। ओके, यहाँ पे कहा है कि मेजर द 50 ml ऑफ एनी लिक्विड, measure the 50 ml of any liquid and transfer it into a different container one by one. Does the volume remain same? No. क्यों? क्योंकि भाई वॉल्यूम तो चेंज होगा, है ना। भाई तुमने उसकी हाइट चेंज करी, वो जो कंटेनर है, फॉर एग्जांपल पहले क्या था, एक क्यूब में था, तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है भाई, है ना, कि भाई एल क्यूब। और सिलेंडर का क्या है, टू पाई आर स्क्वायर बाई एल, आर स्क्वायर इंटू एल। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो जैसे जैसे तुमने वॉल्यूम चेंज की, तो उसके साथ साथ उसका जो चेंज भी होगा, है ना। तो वॉल्यूम का कहने का सेंस क्या है कि जो 50 ml ऑफ जो मीन्स जो 50 ml है, वो तो एज इट इज ही रहेगी, बट उसका शेप चेंज होगा, है ना। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम? नो। वॉल्यूम रिमेन सेम, इसका आंसर होगा यस। शायद मैंने गलती से पहले नो बोल दिया हो। वॉल्यूम इसका है कि 50 ml वॉल्यूम है, तो 50 ml वॉल्यूम रिमेन सेम। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम? नो, है ना। शेप क्यों है? क्योंकि पहले हमने क्यूब में रखा, अब मैंने मान लो सिलेंडर में लग दिया, तो ये चेंज नहीं होगा। व्हेन यू पोर अ लिक्विड फ्रॉम द वन कंटेनर टू अनदर डज इट फ्लो इजीली? तो भैया पानी, फिर मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, ये तो इजीली हो जाएगा, लेकिन जो कुकिंग ऑयल है वो थोड़ा मीन्स वो थोड़ा एकदम डेंस होता है, तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो थोड़ा थोड़ा इस कंटेनर में लगा हुआ होगा। द वी ऑब्जर्व द लिक्विड हैव द नो फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो फिक्स होता है कि भाई 50 ml लिया तो 50 ml वहीं पे भी रहेगा, बट शेप चेंज हो जाएगा, है ना। तो all the living creature need to the breath for the survival. Aquatic animal can breathe under water in the presence of the dissolved oxygen in water. So we may conclude that solids, liquid, gas can diffuse into the liquid. तो भैया अब यहाँ पे एक बात हो गई कि so we can conclude that solid, liquid and gases can diffuse into the liquid. जो ये यहाँ पे इन लोगों ने कहा है कि लिक्विड के अंदर आप सॉलिड को मिक्स कर सकते हो, जैसे कि एक सॉल्ट के पार्टिकल्स को आप, जिस तरह हमने पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर सॉल्ट पानी के अंदर मिक्स कर दिया, तो सॉलिड को मैंने लिक्विड के अंदर डिफ्यूज कर दिया। डिफ्यूज का मतलब क्या? स्प्रेड कर देना। डिफ्यूज अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्प्रेड कर रहा है, तो वो हो गया डिफ्यूज, है ना। गैसेस, जिस तरह यहाँ पे कहा है कि द एक्वाटिक एनिमल कैन ब्रेथ अंडर द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो ऑक्सीजन क्या गैसेस होता है, तो लेकिन पानी के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से मिला उसको? क्योंकि ऑक्सीजन है ना, वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो चुकी है। ओके, द हायर देन, यहाँ पे कहा है कि the rate of the diffusion of the liquid is higher than the solid. This is due to the fact that in the liquid state particles move freely and have a greater space between each other to compare to the particles of the solid state, है ना। तो solid state के जो खुद के particles होंगे वो बहुत पास पास होंगे, तो बीच में जगह होगी नहीं। बट लिक्विड के अंदर ऐसा नहीं है, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होंगे अपने खुद के, तो उसके अंदर अच्छी खासी जगह होगी ताकि वो चेंज कर सके, है ना। तो यहाँ पे आता है कहता है गैस स्टेट। गैस स्टेट में क्या कहता है कि भैया इवन यहाँ पे गैस स्टेट, अब गैस स्टेट में क्या है कि भाई आप लोगों ने ना बलून्स देखे होंगे बचपन में, तो आप एक काम करो, कभी है ना बलून वाले को पूछना कि आप एक सिलेंडर गैस के थ्रू आप कितने बलून भर सकते हो। तो कहने का सेंस ये है ना कि यहाँ पे अब जो एक्टिविटी देखेंगे उसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि जो गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो कितना ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है ना। तो हम देखेंगे, तो यहाँ पे क्या करें, टेक 300 ml ऑफ द सिरिंज एंड क्लोज देयर नोजल बाय द रबर कॉक एज द शोन इन फिगर 1.4। तो यहाँ पे कुछ इस तरह हमें करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि तीन सिरिंज है ना, तो एक सिरिंज के अंदर हमें भरना है, एक सिरिंज के अंदर एज इट इज करना है, एक सिरिंज के अंदर पानी भरना है, और सेकंड के अंदर पीस ऑफ चॉक्स, है ना, पीस ऑफ चॉक्स इन थर्ड। तो यहाँ पे क्या इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज, यू मे अप्लाई द वेस्लिन पिस्टन बिफोर द इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंज फॉर द समथिंग स्मूथ मूवमेंट। अब कंप्रेस करने को कहा है, तो जिसके अंदर सिर्फ गैस था वो सबसे ज़्यादा कंप्रेस होगा।
उसके कंपेयर में जिसके अंदर पानी था वो तो कंप्रेस शायद ही कंप्रेस हो, और जिसके अंदर चॉक था वो तो कंप्रेस होगा ही नहीं। अगर उसके अंदर जो गैसेस पार्ट्स है, ठीक है, जहाँ पे अगर कोई गैप रह गया तो वहाँ पे अगर वो फील हो सकता है, बट वो कंप्रेस होगा ही नहीं, है ना। तो कहने का सेंस ये है कि भाई वी ऑब्जर्व दैट अ गैस इज हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो हमने देखा कि एलपीजी है, ऑक्सीजन सप्लाइड इन हॉस्पिटल है, एलपीजी जो हमारे घर पे एलपीजी सिलेंडर होता है, गैस का बाटला होता है, बोलते हैं गैस का बाटला है भाई, तो उसको एक्चुअली अंदर अंदर ना इतना कंप्रेस किया जाता है गैसेस को, तो वो गैसेस से लिक्विड फॉर्म में अपने सिलेंडर के अंदर होता है ना। तो इतना गैस को कंपेयर कर, लेकिन वो जब निकलता है उसका, जब आप लिड खोल देते हो तो वो है ना गैसेस के फॉर्म में निकलता है ना। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इज यूज्ड टू द फ्यूल एज दीज डेज इन व्हीकल्स, बिकॉज जो कंपेयरिंग है मीन्स कंपेरिजन है गैस का अच्छा रहता है, उसको स्मॉल कंटेनर के अंदर आप भी भर के ले जा सकते हो ना, तो फिर वो सब उसका ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ईजी हो जाता है। यहाँ पे कहा है कि वन कैन नो द वॉट इज बीइंग कुकड, भाई किचन में क्या पक रहा है, आप किचन में ना घुस के भी आप अपने दूर से भी आपको पता चल जाता है कि भैया जो किचन में क्या बन रहा है ना, कि भाई खाना अच्छा बन रहा हो तो मन मस्त एकदम दिमाग ये हो जाता है कि भाई आज तो जम के खाएंगे, है ना। लेकिन अगर खाना अच्छा ना हो तो दूर से ही पता चले नहीं यार वहाँ पे जाना ही नहीं है यार, है ना। तो लाइक वाइज द स्मेल ऑफ द हॉट कुकड फूड रीच अस इन अ सेकेंड। घर में गरम गरम बिरयानी बन रही हो तो दूर से पता चल जाता है कि बिरयानी बन रही है ना। तो लाइक वाइज सो यहाँ पे हमको क्या पता चला कि सबसे पहले तो गैस सोच द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफ्यूजन वेरी फास्ट। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत जल्दी इधर उधर भागते हैं, बहुत जल्दी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं हम तक। तो और गैसेस के जो पार्टिकल्स उसके बिटवीन क्या होता है कि लार्ज स्पेस होता है, हमें लार्ज स्पेस लिखा हुआ है, लार्ज स्पेस बिटवीन देम, है ना। ड्यू टू द हाई स्पीड पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम। तो इससे पता चला कि जो गैसेस के पार्टिकल्स है वो काफ़ी फटाफट से ट्रैवल कर सकते हैं ना। तो इन अ गैस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एंड एट हाई स्पीड, कि भैया रैंडमली एट हाई स्पीड, काफ़ी यहाँ पे जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। ओके, ड्यू टू इट्स रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर and also walls of the container. The pressure exerted by the gas is because of the force exerted by gas particle per unit area of the wall of container. तो फॉर एग्जांपल आप मान लो कि एक गैस है, गैस का बाटला मान लो, उसके अंदर हम जब लीड खोलते तो इतनी स्पीड में गैस निकलती क्यों है भाई। तो जो कंप्रेस गैस है, जो गैस है वो आपस में टकराती है ना, तो उसके वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट होता है तो उसकी वजह से वो इतनी फोर्स से निकलती है ना। तो प्रेशर क्या है, फोर्स क्या है, वो भी हम समझेंगे आगे की साइंस के चैप्टर्स में। ओके, तो भैया सॉलिड के जो पार्टिकल्स वो इतने नज़दीक नज़दीक रहते हैं, है ना। सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो इतने नज़दीक रहते हैं, आप देख सकते हो एकदम नज़दीक नज़दीक है। इसका यहाँ पे जो एक पार्टिकल है, इसका एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे। एक्चुअली जो पार्टिकल तो काफ़ी मैग्नीफाई करके दिखाएगा, लेकिन वो होते बहुत छोटे हैं, है ना। अब लिक्विड के अंदर क्या है, क्या पार्टिकल्स की डेंसिटी थोड़ी कम है और स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, और इसके अंदर तो गिने चुने 5-6 है, तो मतलब इतनी जगह पे सिर्फ 5-6 पार्टिकल होंगे तो भैया मूवमेंट तो इतना अच्छा ज़्यादा होगा ना, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है। अगर आप सोचो ना कि एक छोटे से रूम के अंदर आपको कोई दौड़ने को कहे और एक बड़े से मैदान के अंदर दौड़ने को कहे, तो आप किस में अच्छे से भाग पाओगे। ऑफकोर्स आप मैदान में अच्छे से भागोगे। तो लाइकवाइज ये भी चीज़ ऐसी है ना। सो क्वेश्चंस पे आते हैं। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मैंने क्या कहा कि डेंसिटी इज इक्वल टू एम अपॉन वी, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, यहाँ पे लिखा भी है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सॉरी, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू द इंक्रीज डेंसिटी एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो भैया यहाँ पे कहा है कि भाई डेंसिटी सबकी किसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो मैं ना सबसे पहले लिख दूँ कि डेंसिटी सबसे ज़्यादा इसकी होगी, आयरन की ज़्यादा होगी, उसके बाद चॉक की होगी, उसके बाद कॉटन की होगी, उसके बाद कॉटन की होगी, कॉटन इज़ नंबर 3, नंबर 4 is honey, number 4 is honey, and number 5 is water, and number 6 is exhaust gas from chimney, and number 7 is एयर। तो एयर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। इंक्रीजिंग डेंसिटी अगर कहा है, सॉरी यहाँ पे इंक्रीजिंग डेंसिटी का है, तो यही वाला पैटर्न रहेगा 1 2
3 4 5 5 6 7 है ना। ओके टेबुलेट द डिफरेंस इन अ कैरेक्टर ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पे कहा है कि टेबुलेट द डिफरेंस इन अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। द कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फॉलोइंग ऑफ फीलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर, शेप एंड अ काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो भैया रिजिडिटी क्या है? रिजिडिटी का मतलब क्या? रिजिडिटी का मतलब ये होता है कि उसका शेप अंडर द प्रेशर, अंडर द फोर्स शेप चेंज नहीं हो रहा, तो वो क्या होता है कि रिजिड है बॉडी। माउस, मोबाइल, लैपटॉप, इसका शेप एज इट इज रहता है, तो वो रिजिड हो गया। कंप्रेसिबिलिटी, आप एक मेटल के टुकड़े को प्रेस कर रहे हो, क्या वो कंप्रेस होगा? नहीं। लेकिन आप एक गैस के सिरिंज में, जैसे कि अपन लास्ट एक्सपेरिमेंट देखा, तो कंप्रेसिबिलिटी गैस की ज़्यादा होती है। फ्लूइडिटी क्या है? फ्लूइडिटी कि भैया एक पानी है, पानी को आप एक नल से बहा रहे हो तो क्या आराम से निकल रहा है ना, तो उसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा है। फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक्स, एनर्जी एंड डेंसिटी। शेप, शेप ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइनाइट, वो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन शेप ऑफ लिक्विड इज अ नॉन डिफाइनाइट, शेप ऑफ वॉल्यूम इज नॉन डिफाइनाइट, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज मोर, रीजन लार्जर स्पेस, ज़्यादा स्पेस होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, है ना। डेंसिटी ऑफ द सॉलिड आर द टू हाई बिकॉज द पार्टिकल आर टू क्लोज टू ईच अदर, है ना। गिव रीजन के अंदर कहा है कि भैया ये जो क्वेश्चन है वो आप मेरे बातों को ध्यान से सुनो, आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, है ना। गिव द रीजन। अ गैसेस फील कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। अ गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। यहाँ पे कहा है गैसेस फील कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट केप्ट, कि भैया अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने एक बड़े से कंटेनर में मैंने छोटा अगरबत्ती जलाई, तो अगरबत्ती में गैस कितना कम कम निकलता है, लेकिन अब अगरबत्ती के कंटेनर के हर कोने से आपको स्मेल आएगी अगरबत्ती की। क्यों? क्योंकि हाई स्पीड ऑफ गैस पार्टिकल्स एंड लार्जर द स्पेस बिटवीन इन देम। ठीक है, तो ये द रीजन बन गया। द गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, क्योंकि भैया द मोशन, जो गैस के पार्टिकल्स के जो मोशंस होंगे ना, यहाँ पे हमने देखा जिस तरह, आ गया, है ना। द लार्ज स्पेस बिटवीन देम एंड इज शो द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफ्यूजन वेरी फास्ट। तो यहाँ पे कहा है कि ड्यू टू द रैंडम मूवमेंट की वजह से इसके जो हिट्स द ईच ऑफ द ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो भाई सीधी सी बात है, इसका आंसर तो यहीं पे वहीं से आ गया। सो यहाँ पे कहा था वुडन टेबल वुड बी द कॉल अ सॉलिड, या ऑफ कोर्स वुडन टेबल है क्योंकि वह सॉलिड है भाई, रिजिड है, उसका शेप चेंज हो गया, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है। सो वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू नॉट सेम थ्रू द सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, सो वी नीड टू कराटे एक्सपर्ट, है ना। तो इसके अंदर ये कहा है कि भैया हवा के अंदर आप हाथ आराम से हिला सकते हो, लेकिन एक वुडन ब्लॉक को हिलाने के लिए आपको कराटे एक्सपर्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया वो रिजिड रहता है, वो ना एकदम सॉलिड रहता है, वो हिलता नहीं है जल्दी, वजन है ना उसका, लेकिन उसके पार्टिकल्स आपस में बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है। ओके, है ना। तो यहाँ पे कहा है कि भाई लिक्विड जनरली आर द लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड बट यू मस्ट ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड्स आउट व्हाई। ये क्वेश्चंस आपको ये क्वेश्चन मैं आपको खुद दे रहा हूँ कि भाई आप इसका आंसर किसी से पूछ के, अपने टीचर से पूछ के, अपने घर में कोई पेरेंट्स है तो उसको पूछ के इसका आंसर मुझे दो। ओके, लिक्विड जनरली हैव द लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू द सॉलिड बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। आपके पास अगर कोई बॉटल होगा जिसके अंदर अपने आइस भी भर के लाए होंगे ठंडा रखने के लिए पानी को, तो आप देखना कि आइस हमेशा ऊपर की तरफ आ जाते हैं। क्यों आ जाता है वो आप ढूंढ के लाओ कि इसकी डेंसिटी के अंदर क्या फ़र्क है, आइस की डेंसिटी ज़्यादा होती है, कम होती है, किस वजह से। अगर किसी फॉर एग्जांपल पानी का वुड, लकड़ा
लकड़ा देखना पानी से ऊपर तैरता है, क्यों तैरता है? रीज़न ये है कि वुड की जो डेंसिटी होती है, वुड वुड डब्लू की डेंसिटी वाटर से लेस होती है। ये वाटर है ना, ये H2 है, H2O, H2O है ना, ये H2O है और ये वुड है, सॉलिड फॉर्म। ओके, ये सॉलिड है। ओके, द कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? अरे भैया बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, है ना। तो भैया यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका लिए क्वेश्चन रहा कि अगर ये पानी, अगर ये आइस, आइस की डेंसिटी, मैं आपको इसका रीज़न बता दूँ, आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होगी इवन दो इट इज़ अ सॉलिड, है ना। आइस की डेंसिटी वाटर से कम होगी इवन दो इट इज़ सॉलिड। सो आप इसका जो क्या बोलते हैं, इसका क्वेश्चन आपको, इसका आंसर आपको ढूंढना है ना। क्वेश्चन तो आपके सामने है, इसका आपको ढूंढना है। ओके, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, है ना। We observe that water can exist in a three state of matter: solid as ice, liquid as a familiar water, and a gaseous as a vapor, water vapor। तो भैया आपको करना कुछ नहीं है, एक बीकर लेना है, थर्मोमीटर लेना है, टेम्परेचर चेक करना है और उसके अंदर ना पानी नीचे से गर्म करना है। पहले आइस लेना है, आइस धीमे धीमे लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसको बोलेंगे हम जो अगर मैं उसको मेल्टिंग बोलेंगे। अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो मेल्टिंग बोलेंगे, अगर लिक्विड से गैसेस जा रहे हैं तो उसको इवापोरेशन बोलेंगे, और अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में जा रहा है उसको हम सब्लिमेशन बोलेंगे। एक्चुअली वो कैम्फर जो होता है ना, जो हम नेप्थोलिन की गोली बोलते हैं, वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस से, तो उसको सब्लिमेशन बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसका ये पूरी एक्टिविटी आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा, है ना। On increase the temperature, temperature of the solid of the kinetic energy particle increase. Due to the increase of the kinetic energy, the particles start vibrating with a greater speed. The energy pulled by the heat overcome and heat overcome supplied by heat overcomes the forces of the attraction between particles. The particles leave their fixed position and start moving freely. तो भैया वही बात है जो मैंने आपको समझाई कि जो अंदर के जो पार्टिकल्स है उसके अंदर मोशंस आ जाता है, वाइब्रेशंस आ जाता है, तो ये हीट को ओवरकम करने के लिए तो वो अपने आप से दूर हो जाते हैं ना। कि भाई किसी रिश्ते में अगर तीसरा बंदा आ जाए तो दूर रहने में ज़्यादा फायदा है फिर, है ना। तो इसी तरह द सॉलिड melts and is convert into the liquid, solid melts and convert into the liquid. The minimum temperature at the solid melts become the liquid as the atmospheric pressure is called a melting point. The melting point of the ice is 273.15 केल्विन, मीन्स ज़ीरो टेम्परेचर पे ही वो क्या बोलते हैं, ज़ीरो टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट होगा। एंड चेंज द सॉलिड इनटू द लिक्विड इज नोन एज अ फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड जो चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे फ्यूजन। व्हेन सॉलिड मेल्ट्स, और जो सॉलिड से लिक्विड चेंज उसको हम मेल्टिंग नहीं बोलेंगे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, लेकिन साइंटिफिकली इसको फ्यूजन बोले। जिससे आपने सुना होगा कि आयरन की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो समथिंग लाइक 1160 सेल्सियस होती है, तो ना ये सारी चीज़ें तो क्या उसको मेल्टिंग बोलेंगे। तो फ्यूजन भी है, फ्यूजन इन टर्म्स ऑफ द टोटली साइंटिफिक टर्म। ओके, द व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वी वेयर डज द हीट एनर्जी गो? तो भैया जो हीट एनर्जी है वो पार्टिकल्स को दूर करने में लगी है, बट टेम्परेचर वही रहेगा। 0 डिग्री पे ही आइस सॉलिड होता है और 0 डिग्री पे ही आइस लिक्विड में फॉर्म होता है। ओके, तो उसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं अक्सर। ओके, यहाँ पे क्या है, सो एज यू कैन सी इन दिस फिगर दैट सॉलिड स्टेट अगर इसको हीट दो तो लिक्विड स्टेट, उसको हीट दो तो गैसी स्टेट। यहाँ पे होगा फ्यूजन जिसको बोलेंगे मेल्टिंग, तो यहाँ पे होगा इवापोरेशन। ओके, सो गैसी स्टेट से अगर जब लिक्विड स्टेट में आ रहा है तो वो उसको कूल ठंडा करना पड़ता है, और अगर लिक्विड स्टेट से अगर सॉलिड स्टेट में आ रहा है तो वो उसको वापस से और ठंडा करना पड़ता है। जिस तरह हमने देखा कि हम अगर पानी को अगर जब फ्रिज में रखोगे तब वो ठंडा हो जाएगा, है ना। तो और जितना जितना ठंडा होगा
तो वो जैसे ही वो 0 डिग्री पे अटेंड करेगा तब वो आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब 0 डिग्री पे ही वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। सो यहाँ तक आपको टोटली सब कुछ समझ में आया होगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्टिविटीज है, सम कैम्फॉर एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड क्रश इन इट एंड पुट इन द चाइना ग्लास। ये जो एक्टिविटी है उसके अंदर ऐसा बताया गया है कि, तो यहाँ पे बताया गया है कि द चेंज ऑफ द स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैसेस विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एंड डायरेक्ट चेंज टू द गैसेस विदाउट सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन, है ना। तो यहाँ पे जो फिगर बताई गई है ये आप देखो, तो गैसेस से अगर सॉलिड में हो रहा है तो डिपोजिशन, अगर सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में तो सब्लिमेशन, है ना। और अगर सॉलिड से लिक्विड जाए तो फ्यूशन, और लिक्विड से अगर सॉलिड जाए तो सॉलिडिफिकेशन, अगर लिक्विड से अगर गैस जाए तो वेपोरेशन, और गैसेस से अगर लिक्विड जाए तो कंडेंसेशन। तो ये आप याद रख लेना। तो ये अगर एमसीक्यूज में या छोटे छोटे क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आपको पूछ सकता है, ओके। सो ये जो एक्टिविटी है उसके अंदर कहा है कि द स्टेट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैसेस विदाउट चेंजिंग लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यहाँ पे जो एल्यूमिनियम क्लोराइड वेपर्स है वो डायरेक्टली सॉलिड हो रहा है, और वापस से यहाँ पे जो चाइना गैस है वहाँ पे भी एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो डायरेक्टली यहाँ पे जाके एल्यूमिनियम गैस में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे जाके जैसे एल्यूमिनियम गैस में कन्वर्ट होगा तब इसके मुँह पे देखना यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड के वापस से सॉलिड टर्म्स मिलेंगे, और यहाँ पे कॉटन प्लग रखा है ताकि ये पैक कर सके, एयर टाइट कर सके, ओके। तो इसके अंदर ही सारी चीज़ें मीन्स स्टेप बाय स्टेप साइमल्टेनियसली वो चेंज हो रहा है, ओके। सो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो यहाँ पे सेल्सियस है, सो मैं आपको बताऊँ इसका जो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे 300 केल्विन है, तो 0.C इक्वल टू 273 केल्विन, है ना। 273 केल्विन, यहाँ पे 300 केल्विन है, तो हम क्या करेंगे, 300 माइनस 273 इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ योर आंसर, है ना। तो यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे है ना 573 केल्विन, तो बस 573 माइनस 273, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो ये तुम्हारा आंसर है। तो ये इस तरह सॉल्व, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द वाटर एट 256 डिग्री सेल्सियस। ये वेपर में हो जाएगा, और ये अगर हो रहा है तो ये वेपर अभी मीन्स वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि एट 100 डिग्री सेल्सियस ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब इवापोरेशन प्रोसेस स्टार्ट है, ओके। तो सजेस्ट द मेथड ऑफ द लिक्विफाइंग द एटमॉस्फेरिक गैस। तो भाई यहाँ पे पूछा है कि एटमॉस्फेरिक गैसेस को अगर आपको लिक्विफाई करना है तो आप क्या करो कि एक कंटेनर में आप भर लो, उसके बाद उसको कंप्रेस करो, और उसको कंप्रेस करके उसको आप बना लो, ओके। इवापोरेशन का क्या मतलब, इवापोरेशन का मतलब ये होता है कि जो लिक्विड है उसको आप डायरेक्टली गैसेस स्टेट में आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले करना कि उसको हाई टेम्परेचर पे लगा, उसकी जो इवापोरेशन टेम्परेचर, उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वहाँ तक उसको ले जाना है, ओके। बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाना है। तो यहाँ पे कहा है कि in a case of the liquids, a small fraction of the particle of the surface having the higher kinetic energy, it's able to break away from the force attraction to the other particles to get convert into the vapor। तो सिंपल सी बात है भैया कि जो उसके जो फोर्सेस है एक दूसरे के जो पार्टिकल, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा, जिस तरह हमने देखा कि यहाँ पे जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स है उसके आपस में जो अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए हमें हीट एनर्जी देना है, उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें हीट एनर्जी देना है टेम्परेचर के फॉर्म में। तो जैसे ही वो हीट एनर्जी उसके इतने काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा कि वो अपने आप को तोड़ सके, तब जाके ये आपस में टूट जाएगा, ओके। तो सो होप आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इवापोरेशन के बाद। ओके
तो यहाँ तक तो सबको ऑलमोस्ट क्लियर है। तो यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग द इवापोरेशन है ना, तो ले 5 ml ऑफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भैया यहाँ पे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे कहा है कि फैक्टर अफेक्टिंग द इवापोरेशन लेट अस अंडरस्टैंड द वे एक्टिविटी। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, उसके अंदर 5 ml ऑफ वाटर लेना है आपको, टेस्ट ट्यूब में लेना है। पहला जो वाटर है वो आपको टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसको खिड़की और या तो फिर पंखे के नीचे रख देना है। फिर दूसरा जो ओपन चाइना डिश लेना है और या उसको खिड़की या फैन के अंदर नीचे रख देना है। ओके, फिर जो यहाँ पे जो आपको वाटर लेना है वो ओपन चाइना डिश में लेना है और इसको आपको रख देना है अपने डिश या अब अपने जो डिश है वो कपबोर्ड या सेल्फ के अंदर रख देना है। ठीक है, अपने ड्रॉयर के अंदर रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कहा है कि रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, रिकॉर्ड द टाइम एंड डेज टेकन द इवापोरेशन प्रोसेस अबव द केस इज, रिपीट द अबव द 3 स्टेप ऑफ द एक्टिविटी इन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, है ना। डू द इन्फर द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, सरफेस एंड द विंड वेलोसिटी इन इवापोरेशन। तो भैया यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि जो आपने पानी के जितने अलग अलग टेस्ट ट्यूब और जो ओपन डिश के अंदर रखा है, तो इसमें ना सबसे ज़्यादा टाइम किस में ज़्यादा कंज्यूम होगा और सबसे जल्दी कौन होगा, ये सारी हमें जानना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो टेस्ट ट्यूब आपने रखा था अंडर द विंडो एंड अंडर द फैन, वो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सकता है, लेकिन ये जो है 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिशेज एंड कीप इट नियर द विंडो और द अंडर द फैन, ये सबसे जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। और सबसे लेट नंबर 3 वाला होगा 1 2 3। तो 2 इज़ अ फास्टेस्ट, ये वाला जो 2 है 2 इज़ अ फास्टेस्ट एंड number 1 is a slower than number 2 and number 3 is a slower than both of all of. Okay, so how does evaporation cause cooling? यहाँ पे जो क्वेश्चन है हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, तो भैया ये जो इवापोरेशन है वो कूल कैसे हो जाता है। इन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड टू रिगेन द एनर्जी टू लॉस्ट ड्यूरिंग द इवापोरेशन, है ना। यहाँ पे कहा है कि जो एनर्जी इवापोरेशन के टाइम पे, जैसे कि फॉर इवापोरेशन कब होता है, जब आपको हीट एनर्जी देना होता है ना, हीट एनर्जी दिया आपने। अब हीट एनर्जी आप दे रहे हो तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट कर रहा है, किस में यूज़ कर रहा है, वो इवापोरेशन में। जैसे इवापोरेट हुआ तो वो ठंडा हो जाएगा। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल। तो जैसे आप पानी को गर्म करोगे तो उसके आपस की जो मीन्स यहाँ पे क्या है कि दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, जब एनर्जी सराउंडिंग से अगर एक्सटर्नल अगर आपको हीट देना है तो उसको सराउंडिंग का जो हीट है वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसकी जो एनर्जी है वो जाएगा ऊपर। यहाँ पे तो पानी गर्म करने की बात है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो बात है वो क्या, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने ये एक्टिविटी की, हमने एक डिश ली और डिश के अंदर हमने क्या किया, थोड़े 5 ml का पानी डाला और 5 ml को पानी को इवापोरेट होने दिया। विंड या फिर एक एयर या फिर जो हवा के साथ एक पानी की जो वॉलेटिलिटी होती है उसको हम टेस्ट करने के लिए हमने पानी ओपन एयर में रखा, तो क्या करेगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने आप को इवापोरेट कर लेगा, है ना। तो वो बाहर सराउंडिंग का जो हीट था वो क्या करेगा, वो यूज़ कर लेगा, तो सराउंडिंग कूल हो जाएगा। ओके, अब होता है ना कि ठंडी के मौसम में क्या होता है, ठंडी के मौसम में पानी मीन्स सॉरी मानसून सीजन में क्या होता है, मानसून सीजन के अंदर जो बारिश की वजह से ठंडक हो जाती है ना, ज़मीन ठंडा हो जाता है। क्यों होता है कि बिकॉज वाटर एब्जॉर्ब द एनर्जी। सो दिस जो एब्जॉर्प्शन एनर्जी होती है ना, वो एब्जॉर्प्शन करते वक्त इवापोरेशन करते वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, सो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स एक दूसरे से रेपल होने के लिए एक एनर्जी कंडक्ट करती है कि ताकि उसको एनर्जी मिले और वो एक दूसरे से दूर हो सके। ओके, सो यहाँ पे पूछा है कि वाई वी शुड वियर द कॉटन क्लोथ्स इन समर, ड्यूरिंग द समर वी perspire the more because in the mechanism of our body which keep us cool. We know that during the evaporation the particle of the surface of the liquid gain energy from the surrounding on body surface and contain into the vapor. तो भैया कहा ऐसा है कि जब गर्मियों के मौसम में हमको कॉटन क्लोथ्स पहनने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, बिकॉज हीट एनर्जी जो बाहर में है, ओके, उसको एब्जॉर्ब एटमॉस्फेयर सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करने के लिए हमें कॉटन क्लोथ पहनना है, क्योंकि कॉटन क्लोथ के अंदर जो गैप्स होते हैं वो काफ़ी हल्का मीन्स काफ़ी ज़्यादा होता है और वो हल्का होता है। ओके, तो उसमें क्या होता है कि मीन्स हीट ट्रांसफ़र अच्छे से हो सकेगा और हमारा शरीर का मैकेनिज़्म कूल रखने के लिए, ओके, मैकेनिज़्म कूल जो हमारे पूरा दिन काम करना, बोलना, चलना, खाना पीना, उसके अंदर क्या होता है
कि हमारा शरीर अंदर से कुछ एक हीट प्रोड्यूस होता है, तो उसको आप बाहर के टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें कॉटन क्लोथ्स पहनना है। ओके, why should we see water droplets in the outer surface of glass containing the ice cold water? यहाँ पे कहा है कि let us take some ice cold water in tumblers. We should see the ice droplet on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in air, so it comes in contact with ice glasses of water, loses energy and get converted into liquid, which we see as a dropper water droplets. Okay, तो इस बात से हमें ये समझ में आया कि जो अगर आपने एनर्जी लिया मीन्स आपको उसने ठंडा किया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड टू सॉलिड या तो फिर गैसेस टू लिक्विड के अंदर। अगर आपने उसको एनर्जी दिया या मीन्स हीट दिया तो वो सॉलिड से लिक्विड और या तो फिर लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाई डज द डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर देन हॉट ड्राई डे। यहाँ पे कहा है व्हाई डज द डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। तो कहा कि कूलर में क्या होता है, कूलर के अंदर पानी होता है, आसपास में पानी तो मतलब मॉइस्चर, तो मॉइस्चर होगा साइड में तो वो फैन भी चलेगा, तो फैन चलेगा तो उसके साथ साथ जो मॉइस्चर है वो हमारे शरीर में आएगा तो हमें ऐसा लगेगा कि ये कुछ ज़्यादा कूल कर रहा है। हॉट ड्राई डे का है, अगर मीन्स मॉइस्चर और हवा दोनों एक साथ हम पे लग रहा है तो हमें लगेगा कि कुछ ज़्यादा कूलर है। वाई डज द वाटर कीप इन एन अर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जो वाटर मटके के अंदर रखा होता है, जो पानी मटके के अंदर होता है, सो मटके के अंदर बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे गैप्स होते हैं, तो उसके अंदर पानी भर जाता है और मटका बाहर से गर्म होता है ना। तो अब क्या होगा कि इसको कंप्लीट इवापोरेशन होने के लिए जो अंदर का जो रिमेनिंग वाटर है, जो मेन आपका जो पानी है जिसको आप पियोगे, उस पानी के अंदर से जो हीट होगी ना वो ये छोटे छोटे पोर्स एब्जॉर्ब कर लेगी और ये खुद इवापोरेट होकर बाहर से निकल जाएगा। तो आप देखना कभी कभी जब ठंडा मीन्स पानी ठंडा करने के लिए आप मटके के अंदर पानी रखोगे ना तो वो मटका भी बाहर से हल्का हल्का ठंडा होगा। द रीज़न कि वो इवापोरेशन हो रहा है तो वो बाहर का एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर रहा है और अंदर से जो वाटर का जो हीट है वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो गर्म पानी वो ठंडा हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट अ सम एसीटोन और द पेट्रोलियम और परफ्यूम ऑन इट। सो गाइस सेम फंडा इसके अंदर भी लगेगा कि जो अगर मीन्स जो एसीटोन या तो फिर एसीटोन इज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो और पेट्रोल या तो फिर परफ्यूम अपन हाथ में जब स्प्रे करोगे तो वो इवापोरेट काफ़ी फास्ट होता है। ओके, उसकी वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो जब जैसे वो इवापोरेट होगा तो वो क्या करेगा आपके हीट एनर्जी जो मीन्स जो गर्माहट है आपके हाथ की वो खींच लेगी, तो आपको लगेगा कि नहीं एसीटोन जो वो ठंडा है। ओके, यहाँ पे क्या है वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और द मिल्क फास्टर फ्रॉम द सॉसर रादर देन अ कप। अब कहा है कि जो कप के अंदर क्या होता है उसका जो सरफेस होता है काफ़ी छोटा होता है, कप का जो स्पेस है उसका जो मुंह है वो काफ़ी छोटा होता है, लेकिन सॉसर जो रकेबी होती है, रकेबी का जो फेस होता है उसका जो सरफेस होता है काफ़ी बड़ा होता है। अब ज़्यादा सरफेस होगा तो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा स्पेस मिलेगा, तो चाय ज़्यादा ठंडी होगी तो उसको आसानी होगी पीने के अंदर। तो मीडियम ठंडी में से मीडियम अगर गर्म होता है तो चाय पीने में आसानी रहती है, तो इसी वजह से हम रकेबी में डाल के चाय पीते हैं। तो वाई शुड व्हाट टाइप ऑफ द क्लोथ वी शुड वेयर इन समर, जिस तरह के हमने यहाँ पे डिस्कस किया यहाँ पे, क्योंकि तो हमको कॉटन क्लोथ पहनना है। ओके, नाउ द साइंटिस्ट आर टेकिंग अ 5 मेजर मैटर सॉलिड liquid gas plasma and Bose-Einstein condensate. Okay, plasma is consists of the upper energetic and super energetic and super excited particles. These particles are the form of the ionized gas and fluorescent tube, and the neon sign bulb consist of the plasma. Inside the neon sign bulb there is a neon gas, and inside the fluorescent tube there is a helium gas or some other gas जैसे कि xenon और krypton की तरह कोई gases होगा. So these get ionized and they get charged when the electric energy flow through it. This charging up create a plasma glow inside, and the bulb glow inside the bulb. The plasma glows the special color depending on the nature of the gas. The sun and the star glow because of the presence of the plasma in them. The plasma create a star because is a very high temperature. Okay, तो यहाँ पे बोस एंड आइंस्टाइन कंडेंसेट ये कह रहा है कि इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस हैज डन सम कैलकुलेशन फॉर द फिफ्थ सेट ऑफ मैटर
कि जो मैटर का जो फिफ्थ कोई भी पार्टिकल्स होगा उसका जो फिफ्थ स्टेट होगा उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस की है कि building on his calculation Albert Einstein predicted the new state of matter, the Bose-Einstein condensate BEC in 2001. एरिक ए कॉर्नल ने बताया, कार्ल ई और वुल्फगैंग ने बताया कि वेमेन of USA received the Nobel Prize in Physics to achieving the Bose-Einstein condensation formed by the cooling a gas of the extremely low density जो जिस गैस की डेंसिटी बहुत लो होगी, जैसे कि हाइड्रोजन, और यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है अबाउट 100,000 डेंसिटी 1 to 100,000 द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल गैस टू द सुपर लो टेम्परेचर यू कैन लॉग to the www.camp4kids.com to get more information for this fourth and fifth state of matter. तो भैया ये फिर जब ये जो वाला पूरा पार्ट है वो सिर्फ एक मीन्स आप लोगों को सिर्फ सीखने के लिए जानकारी के लिए, ये आपका एग्जाम का पार्ट नहीं है. ओके, वॉट यू हैव लर्न. तो भैया तो मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ये हमने पढ़ा. मेटल अराउंड द एक्सिस थ्री स्टेट सॉलिड लिक्विड गैसेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैक्सिमम इन अ सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैसेस. ये पढ़ा हमने. द स्पेस इज बिटवीन द कंज्यूम्ड पार्टिकल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन द पार्टिकल्स इज अ मिनिमम इन केसेस ऑफ द सॉलिड इंटरमीडिएट. और हमने बाकी सब क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, अगर स्पेस ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और केस स्पेस कम है तो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी. ओके, तो जिस तरह सॉलिड के अंदर सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होती है, लिक्विड के अंदर इंटरमीडिएट और गैसेस के अंदर मैक्सिमम. अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स आर द मोस्ट ऑर्डर इन केस ऑफ द सॉलिड इज एंड लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्लीप होते हैं, स्लीप होते हैं. एंड गैसेस के अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई पार्टिकल्स किसी भी रैंडम मूवमेंट करता है. एंड स्टेट ऑफ द मैटर इंटर कन्वर्टेबल, मतलब गैसेस से टेम्परेचर और प्रेशर के थ्रू आप गैसेस से सॉलिड से लिक्विड वगैरह वगैरह आप जा सकते हो. डिपोजिशन, और यहाँ पे कहा है डिपोजिशन ऑफ द चेंजेस इन गैसेस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट. सब्लिमेशन बोल रहे हैं. बॉइलिंग ऑफ द बल्क फेनोमेना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क होल ऑफ द लिक्विड चेंजिंग इन द वेपर स्टेट बॉइलिंग करते वक्त. तो इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना, पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन प्रेजेंट इन अ लिक्विड एंड चेंजेस इनटू द वेपर स्टेट. ओके, यहाँ पे क्या है, इवापोरेशन कॉज कूलिंग. इवापोरेशन जब होगा तब वो कूलिंग करेगा. जैसे कि आप मान लो अब पानी गर्म करे हो, है ना, तो पानी गर्म करे तो हीट एनर्जी कहाँ से मिल रहा है भाई, गैस स्टोव से मिल रहा है. अब मान लो कि जो गैस स्टोव है वो एक मटेरियल है, वो एक ऐसा पार्ट है कि जिसके अंदर से हीट ट्रांसफर हो सकता है. अब वहाँ का जो हीट है वो पानी ले रहा है. अब पानी क्या कर रहा है कि इवापोरेशन कर रहा है, तो मतलब जो पार्टिकल्स है जहाँ से वो हीट मिल रहा था वो तो ठंडा हो गया ना अगर देखा जाए तो. बट इस केस में जो हमारे घर में होता है उस केस में ऐसा नहीं होता, वो कंटिन्यूसली हीट देता रहता है क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है. वो केमिकल एनर्जी एलपीजी आती है, एलपीजी को हम स्टोव से जलाते हैं तो क्या कहते हैं केमिकल एनर्जी तो हीट एनर्जी कन्वर्ट करता है, उसके बाद हमको स्टोव मिलता है, वो केस अलग बन जाता है. बट इवापोरेशन का जो कॉज है वो होता है कूलिंग, है ना. रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया एक्सपोज ऑफ दैट एटमॉस्फेयर. ये जो क्राइटेरिया है ये सारी चीज़ें अफेक्ट करेगी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड, है ना. तो ये चार चीज़ें असर करेगी, आप याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है. लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन ऑफ द हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंजेस द 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैसेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स द बॉइलिंग पॉइंट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर लेटेंट हीट वेपोराइजेशन उसको बोलेंगे, मतलब लेटेंट हीट उसको बोलेंगे कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैसेज. लेटेंट हीट, ध्यान से सुनो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उस हीट एनर्जी को बोलेंगे कि द मिनिमम हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ द लिक्विड गैसेज टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इज बॉइलिंग टेम्परेचर, है ना. बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर कहाँ है. द लेटेंट हीट मतलब क्या, ज़रूरती हीट ऑफ द फ्यूशन मतलब कि सॉलिड टू लिक्विड करना, मेल्ट करना, है ना. amount to the heat energy of fusion के 1 kg of the solid into the liquid at its melting point. Okay, some measurable quantities and their unit to remember. टेम्परेचर है तो उसका जो यूनिट होगा वो केल्विन में होगा, सिंबल के होगा. टेम्परेचर को हम सेल्सियस भी मानते हैं बट उसका जो ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, वो केल्विन है. लेंथ को मीटर में, सिंबल है एम, फिर मास किलो केजी के अंदर, वेट न्यूटन जिसके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, एन लगता है, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, एम क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 1000 लीटर्स. ओके, तो इतना ध्यान रखना. डेंसिटी इज इक्वल टू किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, केजी पर मीटर क्यूब. प्रेशर्स इज अ पास्कल, पीए लिखा हुआ है. हम बार और एटीएम में भी इसको
प्रेशर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि एक्सरसाइज सॉल्व करना है। अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताओ, तो हम मिलके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप कहो तो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ग्रुप एक्टिविटीज़ भी देखेंगे अगर आपको चाहिए तो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 आप ज़रूर बताओ, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ कि अगर मेरी कहीं ना कहीं गलती हो रही है या फिर मैं फास्ट बहुत तेज़ चल रहा हूँ या काफ़ी लेट चल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बता सकते हो। सो होप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।